हेलो। तो फिर से स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे एक पीडीएफ मिला आदित्य रंजन सर का, जो साइंस का पूरा कंपाइल किया हुआ है, जिसे जितना भी एग्जाम हुआ 24-25 में, 2025 में 24-25 में जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, जितना भी एग्जाम है उसके कंपाइलेशन साइंस का आदित्य रंजन सर ने एक बुक में दिया हुआ है। जो जो भी है एक बुक है। तो उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। रेलवे एग्जाम जनरल साइंस का बुक है। तो क्वेश्चन तो दिया हुआ, बट एक्सप्लेनेशन कहीं कभी कभी ज्यादा डिमांड रहता है, कहीं कभी ज्यादा डिमांड नहीं रहता। तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा था अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए। तो आप लोगों के साथ मैं भी सॉल्व करूंगा, लाइव चल रहा है। तो सॉल्यूशन देखते रहो। विच फोर एक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। जो देखो फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है। फ्रिक्शनल के साथ फिजिकल कांटेक्ट रहता है, स्प्रिंग फोर्स के साथ भी, बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। Which law states that if an object is at rest or moving with a constant speed in a straight line, it will remain at rest? क्या बोलता है? तो इसको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इस पे काम कर रहा है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, वो मतलब रहने का कोशिश करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सेकंड लॉ जो तुम्हें किसका फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब डाल्टन का तो केमिस्ट्री, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी अपना दिया था। व्हेन अ कार टर्न्स एट अ शार्प टर्न लेता है एट हाई स्पीड, वी स्टार्ट लीनिंग टू दैट साइड। अब देखो, ये तो इसमें भी फर्स्ट लॉ काम करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि देखो जिस अवस्था में सीधा बैठा हुआ था ऐसे करके, तो वैसे जैसे टर्न लिया ही तो रहने का कोशिश किया सीधा, बट जो एक्सटर्नल ई लगाया तो वो उसको इधर मोड़ दिया। तो फर्स्ट लॉ इस पे भी फर्स्ट लॉ ही काम करेगा। Which of the following is the most appropriate definition of Newton's second law? सेकंड लॉ का न्यूटन के सेकंड लॉ का appropriate है तो मस्त डेफिनेशन कौन वाला है? चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन मास पे, ठीक। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, फर्स्ट लॉ में काम करता है ये, फर्स्ट लॉ का। फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और compress a spring by a distance in proportional to that distance. When one object exerts a force on another object, the second object exert an equal ये तो थर्ड लॉ का है, मतलब यहाँ से तीनों गलत हो गया, तो बचा ये, मुझे डाउट था। देखते हैं। ये एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास। एक्सेलरेशन मास पे तो डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी of the object and the amount of force applied। ये हो सकता है, एक बार ऑप्शन का आंसर हम देख लूंगा। ए, ये सही है, यही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, इसीलिए उसमें मास और एक्सेलरेशन का बात किया गया था। द वही सेम क्वेश्चन 28/12/2024 किसमें था? 28/12/24 में था। देखो, दो आरपीएफ एसआई में पूछा, वही क्वेश्चन तुम्हें इसमें पूछा गया। बोला है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन बता। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, यही वाला होगा। सी, एक सेकंड। सी क्या बोल रहा है? द फोर्स अप्लाइड ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है डायरेक्टली, हाँ एकदम सही भी, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एक्सेलरेशन का। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे होगा? फोर्स के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अनलेस एंड यही होगा सी नंबर। द रेट ऑफ चेंज of momentum is proportional to the applied unbalance rate of change in momentum is proportional to
Rate of change in final momentum minus initial mu टाइम बटा अनबैलेंस फोर्स या फिर टाइम क्या ऑप्शन में। अब ऑप्शन में जाना पड़े। अनबैलेंस एंगुलर मोमेंटम फोर्स होगा। अनबैलेंस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू डीपी बटा डीटी। अब डीपी मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। ये डीपी बाई डीटी। ये भी पूछा गया है कभी कभी। व्हेन अ सेलर जंप्स। अच्छा देखो, एक सेलर क्या है, एक नाव है, साम नाव है, एक सेलर जब जंप करता है तो नाव जाता है इधर और सेलर जाता है इधर, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखो इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन लगा रहा है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा इसमें। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, शॉर्ट टाइम फोर्स होता है। इम्पल्स एक फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है जो कि एक्ट करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, द रेट ऑफ impulse is a short time force, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। डी नंबर, हाँ, एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट्स equal to the change in momentum impulse. Short time force act on a body for short time force, no, impulse का definition, force, force acting on a body for a short time, तो उसको बोलते हैं impulse। A constant force F acts on a box इतना kg is इतना पीरियड इट्स, अच्छा, द वेलोसिटी इनिशियल फाइनल। तो फोर्स इज इक्वल एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम तो दिया हुआ है 10 और ए चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालो 10 माइनस 6 बटा 2 सेकंड के लिए तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम्म, तो 10 × 2 हो जाएगा 20 न्यूटन। फोर्स कैसा यूनिट होता है, न्यूटन। If two force इतना और इतना न्यूटन applied on an object in the same डायरेक्शन पे इधर भी और इधर, तो टोटल फोर्स कितना, 15 न्यूटन का। तो देखो मान लो 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे इधर इधर और 5 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल इस बॉक्स को साइड करने में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। बट वही हम अगर अपोजिट फोर्स लगाते, जैसे 10 न्यूटन के इधर लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन के इधर लगा रहे हैं, तो इसमें 5 न्यूटन का फोर्स काम करे तो इधर का सकता। If a force of 2 Newton gives a mass m1, an acceleration of itna, and m2 itna, an acceleration of itna, when then what will be the total mass of the two? अच्छा then, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है, दो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन 8 हो गया। फिर और एक तो लगाता है, तो m2 लगाता है इतना, ये कर लो, m2 इंटू 15, तो टोटल क्या निकला, मास निकलने वाला। तो इधर से 2/8 प्लस का 2/15, कितना, 120। 15 तो 15 दूना 30, 30 प्लस का 16, तो 46/120, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 6 12, 23/60, 23/60। चलो इसको देख लेते हैं। चलो इधर ये भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। A cubic wooden block of side 2 meter is placed on a table. टेबल पे रखा गया। If the mass of the wooden block is इतना kg, then what will be the pressure exerted by the wooden block, the table? वुडन ब्लॉक पे कितना प्रेशर लगाया जाएगा, तो फोर मास इंटू एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 10 के मास इंटू 10, 100 न्यूटन का फोर्स, और क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है।
एरिया। तो फोर्स इतना दिया हुआ है और एक है क्यूबिक, क्यूब का एरिया कितना होता है बता। 6 a² होता है। एरिया का वॉल्यूम, ये क्यूब का एक साइड का स्क्वायर हो जाए, क्यूब रहता है स्क्वायर का, तो 2 into 2, 2 into 2 पेन नहीं लेना बोले। 2 into 2, 4 से 25 हो जाएगा, 25 पास्कल का प्रेशर आएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर, 25 Nm² का प्रेशर आएगा इसमें। When an empty bottle is closed air tightly and pushed inside water, it bounces back when released. This is due to, क्या बोल रहा है, एक empty bottle है क्लोज करके एयर टाइट एंड पुश्ड इनसाइड वाटर तो बैक आ जाएगा, क्योंकि बॉइंग फोर्स लगाते हैं मैंने। वो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द bottle is more than, no, hmm? The gravitational force acting on the bottle is more than the point where water does not exert a force on the empty bottle. The gravitational force acting on the bottle is equal to the buoyant force. Now, buoyant equal कैसे हो जाए? The buoyant force of water on the bottle is more than the gravitational buoyant force से ज्यादा है gravitational force। ये हो सकता है डी। डी पे मैं जाऊंगा, बाकी देखता हूँ डी। क्योंकि देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मुझे इधर लगा रहा है, ग्रेविटी ग्रेविटी इधर खींच रहा है इसको, बट वाटर जो बॉइंट फोर्स लगा रहा है वो तो नीचे से ऊपर की तरफ लगा है। तो ग्रेविटी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा तब नहीं ऊपर खींचेगा, ऊपर चला जाएगा। तो वही डी। A solid iron rod is placed on the surface of water के surface में। What will happen if the upward force applied by the water on the iron rod is more than the downward force applied on the rod? तो अपवर्ड तो ऊपर चल जाएगा ना। अगर ज्यादा देखो अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो आयरन रॉड विल सिंक रिपीटेडली, सिंक डूबना, एंड आयरन रॉड विल मूव डाउनवर्ड, नहीं जाएगा, लेकिन स्लोली फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा। ओके, फ्लोट करेगा क्योंकि बॉइंट फोर्स ज्यादा अच्छा है इज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स से। व्हाट इज द वर्क एनर्जी पावर? वर्क, वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन 90 डिग्री। अब एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। एनर्जी दो प्रकार का होता है, अब एम वी स्क्वायर, एक हो गया काइनेटिक और एक हो गया पोटेंशियल, एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच। मोशन के कारण काइनेटिक और स्टेट के कारण पोटेंशियल। पावर, पावर एंगल रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट डूइंग वर्क पावर एंगल वर्क डन बटा टाइम। और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जब एंगल दिया हो, ये तो एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। 1 अर्ग इज इक्वल टू वॉट? 10⁻6 जूल होता है। 10⁻⁻7 जूल होता है, सॉरी फॉर दैट। 10⁻⁻7 जूल होता है, 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू, an object is displaced horizontally due to applied force. What does the action indicate? An object is displaced horizontally, vertical. Force increase the mass of the 4 degree. Work did done. The force work done हिला, वर्क डन हुआ ना। डिस्प्लेस किया, जिधर फोर्स लगा उधर डिस्प्लेस किया तो वर्क डन ही हुआ। अच्छा, इधर फॉर्मूला दिया, if a man lift a rod, sorry, lift a load of 1 kg of 1 kg to height of 2.5 meters from the ground से ऊपर की तरफ उठाया, then ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन
ऊपर की तरफ उठे, मास इंटू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन। देखो, तो फोर्स क्या था, तो क्या निकल लेते हैं, ये वर्क डन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इंटू एस होता है। तो फोर्स तो दिया हुआ नहीं, डिस्प्लेस कितना 2.5 देखो, 2.5 है, इसका ही प्रोडक्ट होगा। 2.5 का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, 4 तो होगा नहीं, 25 है तो ये दोनों में से होगा, कुछ ना कुछ है तो ये होगा, 0 तो होगा नहीं, तो ये होगा 25 जूल हो सकते हैं। देखो 25 जूल कैसे बता रहा हूँ यहाँ पे, बात ये है कि देखो, जैसे 2.5 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2.5 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 2.5 हुआ, तो 2.5 हो गया, डिस्प्लेसमेंट में रहोगे 2.5, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कुछ भी रहे, प्रोडक्ट है, या तो फोर्स अगर जीरो रहेगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, बट जीरो ऑप्शन में नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो 2.5, तो 2.5 का मल्टीपल होगा, 2.5 का मल्टीपल यहाँ पे अगर जीरो नहीं है तो 2.5 का वन, फोर्स वन हो सकता है, तो वन हिट एंड वैल्यू वन नहीं लिए, तो फोर्स बचाइए, बाकी इसका मल्टीपल ये है नहीं। आगे, a porter picks up a 10 kg loaded लोड को ऊपर उठाए फ्रॉम द ग्राउंड से एंड प्लेसेस इट ऑन हिज हेड इतना मीटर above the ground. What is the work done by him on the load? G gravitation due to acceleration, mass into ma. What is the work done? लोड पे कितना वर्क डन हुआ? A potter picks up a 10 kg load from the ground and places it on his head 1 meter above the ground. Ground से एक मीटर अपने माथे पे ऊपर कर लिया. What is the work done by him? See, 10 न्यूटन, 10 ग्राम जूल. वही तो, ठीक है, 10 ग्राम. फोर्स क्या है? सॉरी, वर्क डन एफ, फोर्स एफ एस cos थीटा. कोई एंगल नहीं बनाना है, जीरो और जीरो वन, इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी एम इंटू जी, इंटू एल डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, मास हो गया तुम्हारा 10, जी को जी में ही रहने दिया है, यूनिट में ही है, वन तो 10 ग्राम, 10 ग्रेविटेशनल जूल. सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अब constant force is applied on an object. If the object does, then the work done by the force will be positive. Displace होगा, get displaced perpendicular to the force, force के perpendicular displace होगा तो work done क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. Get displaced in the direction opposite, opposite हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. Get displaced in the direction of the force, force के डायरेक्शन पे ही डिस्प्लेस होगा तो पॉजिटिव वर्क हुआ. ठीक है, which of the following energies when combined represent mechanical energy? तो मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम. Which of the following energy is a part of mechanical energy? Potential energy. मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी. और when an object of mass m is raised to a height against the force gravity, what will be the potential mgh? mgh, mgh, mgh. When a ball of mass इतना kg is raised
हाइट इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी mg is 25 to 50 जूल। mgh हुआ। अच्छा, ओ mg। अच्छा, इस तरह करके। अच्छा, दोनों चार ठीक है, कोई दिक्कत। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब काइनेटिक एनर्जी किस पे काम करता है, डिपेंड करता है। क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और एक होता है पी स्क्वायर बटा 2m। तो मास पे द मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर, वेलोसिटी एकदम सही है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। वन एंड टू ओनली, बोथ ए एंड बी करेक्ट। अब बॉल ऑफ मास इतना केजी मूविंग है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना से मूव करता है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ इंटू मास कितना होगा 0.5 एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा 36, 18 दूनी 36, 18 × 90 9 जूल। वर्क कैसा यूनिट होता है? जूल। और एनर्जी का भी साइन होता है क्या? जूल। अब क्या कौन सा? अच्छा, वही चल रहा है अभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ इतना केजी इतना जूल, काइनेटिक वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम हो गया 2 इंटू वी स्क्वायर। तो दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। 2 से 2 खत्म, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10, 10 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। An object A having mass m and velocity v has kinetic energy 100 joule. What will be the kinetic energy of body mass हो गया 2, velocity v? तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर मान लो m है तो हाफ तो चलेगा ही, m इंटू वी स्क्वायर। तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगा। और क्या, कुछ करना ही नहीं, 200 जूल 2 गुना हो रहा है तो 200 जूल, दिन में 200 जूल। दो एक चैप्टर शायद खत्म हो ही गया। दो रेट ऑफ, पहले भी बता दिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन बटा टाइम क्या हो जाएगा? पावर। पावर कैसे यूनिट होता है? तो लोग ये पावर हो गया, इसका यूनिट होता है वाट। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। ठीक। 1 और पावर में कितना होता है? 740 वाट। और कमर्शियल यूनिट को किससे? किलोवाट घंटा, किलो यूनिट। कमर्शियल यूनिट जो होता है वो क्या होता है? किलोवाट पर आवर। यूनिट को मेजर करते हैं। अब कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटी। अभी क्या कौन सा फोर्स खत्म हुआ? अब कितना चैप्टर फिजिक्स में देखते हैं, कितना चैप्टर है अभी। मीडियम फोर्स, फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर भी खत्म हो गया, ग्रेविटी, साउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको लाइट हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो कौन कौन सा हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम ग्रेविटी से पहले ये कंप्लीट, ये हो गया, ये भी, ये भी हुआ। अभी करेंगे तुम्हारा साउंड वेव करेंगे। हाँ, साउंड वेव पे जंप करेंगे, उसके बाद आएंगे ग्रेविटी, साउंड के बाद लाइट पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव पेज नंबर 11। ग्रेविटी हो गया। साउंड वेव। Which motion is responsible for the generation of wave? वेव के लिए कौन सा एक वाइब्रेशन है? कौन सा? रैंडम मोशन, कोई भी रैंडम मोशन। पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता है टू और फ्रो, आगे पीछे जाना, जो तुम्हारा झूला वगैरह होता है उसमें आगे पीछे जाता है। नॉन एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशन मोशन, स्ट्रेट लीनियर मोशन, कोई रैंडम मोशन से तो हो ही जाएगा। नो नो, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लीनियर मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लीनियर मोशन होगा। रैंडम मोशन से कैसे हो जाए स्ट्रेट लीनियर मोशन? नो 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 बेबी, ये पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन चाहिए ना, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन चाहिए। वेव इज अ स्ट्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाना, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा।
पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन चाहिए, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन चाहिए। पार्टिकल आगे पीछे जाएगा तभी कुछ होगा। ठीक है, इसको और एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्या है? द क्रस्ट द क्रस्ट ऑफ ए वेव is the point where the distance मैक्सिमम क्रस्ट, देखो क्रस्ट हो गया ऊपर, ट्रफ हो गया नीचे, ये हो गया तुम्हारा। और एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा निरूपित करते हैं। या फिर एक कंसेक्यूटिव ट्रफ से दूसरे कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मैक्सिमम पॉइंट ऊपर की तरफ, अरे मिनिमम लग गया, मैक्सिमम पॉइंट होगा, बोला वही बट लग गया मिनिमम पे टिक। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन किया, मतलब ये कितना हुआ एक सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पे, मीन्स फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t टाइम से। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी होता है जेड हर्ज में और टाइम होता है सेकंड में, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हैविंग पीरियड इतना टाइम पीरियड, तो टाइम तो 0.01 है, तो पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 हर्ज, 100 हर्ज क्या है तुम्हारा? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव? साउंड क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव में? लॉन्गिट्यूडनल मींस हिचकी, जैसे हिचकी मींस जाएगा तुम्हारा पैरेलल जाएगा। ट्रांसवर्स वेव होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ट्रांसवर्स वेव होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे जाएगा ट्रांसवर्स वेव हो गया। ट्रांसवर्स, और ये कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल देखो, मैकेनिकल वेव होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव दो प्रकार के, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में आएगा, मैकेनिकल वेव वो वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता होती है, तो मीडियम कोई भी जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जितना भी ट्रांसवर्स वेव है वो मैग्नेटिक वेव है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देगा, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड? इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड तो इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज मिनिमम डिस्टेंस इंक्रीज मतलब, अच्छा फुल क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड एंड द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको, मिनिमम डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस डिक्रीज, तो एक सेकंड, ये नहीं होगा, स्पीड तो डिक्रीज नहीं होगा, स्पीड भी डिक्रीज नहीं होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस अगर मान लो साउंड का अगर स्पीड इंक्रीज हो जाता है तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, मिनिमम डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देखते हैं ऑप्शन सी। इंफ्रासोनिक माइक्रोफोन, अब इंफ्रासोनिक साउंड की ये क्या हो गया? चलो, इंफ्रासोनिक क्वेश्चन, इंफ्रा दो प्रकार का साउंड, एक ऑडिबल रेंज क्या होता है? ऑडिबल रेंज समझो, ऑडिबल रेंज दो प्रकार होता है। इंफ्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक जो 20 हर्ट्ज से कम होता है इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, तो इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज। If an object moves up to 4 times faster than the speed of sound, the condition is 4 times ट्रांसोनिक मैक नंबर 1 बराबर जाएगा सुपरसोनिक, एक से सुपरसोनिक ही होगा ये, सुपरसोनिक। सबसोनिक में क्या होता है? एक से कम, मतलब मैक नंबर एक से कम। हाइपरसोनिक मैक नंबर 5 से भी ज्यादा, मतलब से बहुत ज्यादा।
Slower than the speed of sound, subsonic. Transonic. ये पढ़ लेना. अब देखो, which technology uses acoustic wave acoustic to allocate object in the ocean. ओशियन में किसी चीज को जैसे डेप्थ वगैरह को पता ही करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोनार. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया. टीजीएल. सोनार, इसको फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार. वही मारे ना, हाँ. अब आ जाते हम लोग इलेक्ट्रिक करंट. ये हो गया कंप्लीट. हम हमको पढ़ना है कौन सा? सब 2025 का क्वेश्चन है. वेब भी हो गया. अब पढ़ेंगे लाइट. 11 है ना टोटल? 11, हाँ लाइट. उसके बाद आएंगे ग्रेविटी पे. उसके बाद कुछ कम होगा. ये लाइट. लाइट. लाइट पे आते हैं पेज नंबर 19 से 23. 19. तो मैग्नेटिक इंडक्शन पेज नो लाइट. चलो लाइट पढ़ता. लाइट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो श्री गणेश शाह नमा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. नो. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. अगर ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें जिसका आर पार लाइट नहीं होता है, वी सी इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो. उसका शैडो मिलता है. व्हाई डज इट हैपन? तो टेंडेंसी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन. टेंडेंसी. डिस्पर्जन. डिस्पर्स होना. डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन से ये होगा. टेंडेंसी हो सकता है. टेंडेंसी. क्योंकि ना लाइट आर पार कुछ नहीं होता तो उसका तो शैडो बनेगा ना. नहीं ट्रांसपेरेंट रहता तो नहीं होता. तो हो जाता है रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन हो सकता था. ज्योमेट्रिकल शैडो क्योंकि टेंडेंसी में पार ही नहीं होने देना ना. टेंडेंसी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन द. रोक रहा है. When light falls on the opaque object, it cannot pass through it. Since light travels in a straight line, rectilinear propagation, the reason behind the object does not get light. Light नहीं मिल रहा है, forming a geometrical shadow formation कर रहा है. चलो इसको देखते हैं. The phenomena involved in the formation of image by mirror. मिरर में इमेज. तो रिफ्लेक्शन के कारण मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है. किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण. ठीक है. Which of the following option is correct regarding the principal axis of a spherical mirror? अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. ये मान लो ये हो गया कॉनकेव मिरर. एक सेकेंड. ये कॉनकेव मिरर हो गया. ये प्रिंसिपल एक्सिस. ये हो गया पोल. और पोल से यहाँ पे हो गया फोकस. फोकल पॉइंट हो गया. तो फोकल पॉइंट हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको हम लोग यहाँ से पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये मतलब तुम्हारा फोकल लेंथ बोलते हैं. पॉइंट से फोकल के बीच की तो फोकस. यहाँ फोकल. इसको बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ. और जो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का? आधा. ये प्रिंसिपल एक्सिस भी जहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करता है. इट इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. इट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर. मिरर के सरफेस के पैरेलल तो नहीं है. इट इज लोकेटेड एट द एज ऑफ मिरर. मिरर के एज पे किनारे में. इट इंटरसेक्ट द सरफेस of the mirror at an angle of. It is normal to the mirror at its pole. पोल पे ये नंबर. अच्छा इसको रिलैक्स थोड़ा लेना. हम्म, थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए. इससे करते हैं हम. मजा आएगा. The law of reflection applied to which of the following? अब law of reflection किस पे अप्लाई होता है? Law of reflection only on spherical surface not on plane. दोनों पे law of reflection अप्लाई होता है. both plane and spherical surface दोनों पे अप्लाई होता है. सी. सी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. सी बोथ. बोले ना प्लेन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पे अप्लाई होता है. प्लेन और स्फेरिकल मिरर दोनों पे.
लिनियर स्फेरिकल मिरर दोनों पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है। ये ठीक है। ये वाई अ कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है? सर ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा, बट वेट थोड़ा सा। कमेंट, लेट्स गो। बोल रहा है कि वाई अ कॉन्वेक्स मिरर lifted on the side of vehicles because they always form। देखो कन्वेक्स मिरर, देखो कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर किस पे लगाया जाता है? कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है हमारे इसमें व्हीकल्स के जो साइड मिरर रहते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि बड़ा को छोटा करने के लिए, बिग को स्मॉल, यही करता है ना कन्वेक्स मिरर। तो अब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनेगा? वर्चुअल और इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा ऑलवेज, आभासी और सीधा। और ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही? एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। हाँ, इरेक्ट एंड डिमिनिश रियल इमेज तो बनाएगा नहीं। इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कभी भी कॉन्वेक्स मिरर इनलार्ज नहीं बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा। नैरो, ये नहीं, ये होगा ये नंबर। इसको थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ उसके बाद। In case of reflection of light from a concave mirror, when a parallel beam of light falls on the reflecting surface, the reflected light is converged। देखो, मान लो एक ये concave mirror है। when a parallel beam of light गया तो ये फोकस से पार होगा। parallel beam of light गया, फोकस से पार होगा। डाइवर्ज थोड़ी होगा, appear to diverge from the principal focus से डाइवर्ज थोड़ी हो जाएगा। कन्वर्ज है तो principal focus पे कन्वर्ज हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस पे क्या होगा? कन्वर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज क्या होता है? डाइवर्ज मीन्स जैसे ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से मान लो प्रिंसिपल फोकस सीधा गया, डाइवर्ज हो गया है। मान लो ये इसको जा रहा था ऐसे, बट वो चल गया ऐसे, डाइवर्ज हो गया, भाग गया अपना जगह से। कंसीडर द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से, या फिर कॉन्केव मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन व्हाट, देन इट विल बी। ऑप्शन देखते हैं। It will be what? We pass through a center of curvature एकदम सही है। The center of curvature पैरेलल नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जिधर से लाइट आता है बस उधर ही इमेज पास होता है, आर पार होता है। ओके सर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। Consider ray of light passing through the principal focus से अगर पास हो after reflection, प्रिंसिपल है। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, वही सेम केस पीछे वाला। पैरेलल टू तो पैरेलल, पैरेलल होगा नहीं, will pass through the principal focus center of curvature नहीं, will emerge to parallel axis, ये होगा सही नंबर। इसको कितना क्वेश्चन 8, इसलिए लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा। ये बैटरी तब तक डाउन हो जाएगा 30%। चलो देखते हैं कम से कम कितना होता है। What is aperture diameter? Diameter of reflecting surface of millimeter, डिस्टेंस से जो डिस्टेंस डायमीटर है, aperture diameter होगा diameter। If a convex mirror forms a very small point size virtual image, what will be the position of image? The point size
तो वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के दो ही केस बनाएगा देखो कॉन्वेक्स मिरर में। और ऑब्जेक्ट या तो फोकस में सॉरी, और ऑब्जेक्ट या तो इंफिनिटी में रहेगा या फिर फोकस और सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, पहला केस में जो इंफिनिटी में रहेगा, ठीक है, इंफिनिटी में रहेगा ऑब्जेक्ट, या तो फिर इंफिनिटी या पोल के बीच, पोल के बीच ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अगर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट है तुम्हारा इमेज बनेगा कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। और इंफिनिटी और पोल के बीच है ऑब्जेक्ट, फोकस एंड पोल के बीच इमेज बनेगा, फोकस और पोल के बीच। इसमें डिमिनिश बनेगा, फोकस पोल में डिमिनिश बनेगा, वो फोकस बनेगा एकदम पॉइंट साइज में, हाईली डिमिनिश बनेगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द नहीं एट फोकस इन द मिरर, क्या बोला, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनोगी इमेज, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। If the object is placed in the front of a concave mirror beyond the center of curvature, अब image formation center of curvature मान लो मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गई, यहाँ क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ गया एफ, तो एफ और सी के बीच बनेगा इमेज, कहाँ पे बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच। अब देखो कॉनकेव, कॉनकेव हमेशा एक सिक्स केस छोड़ के, सिक्स केस एक्सेप्शनल है, बाकी जितना रहेगा रियल, रियल और ए, रियल रियल और इन्वर्टेड उल्टा, आई आई वी ई आर टी ई डी, रियल और इन्वर्टेड में बनाएगा, रियल इन्वर्टेड। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनाएगा तो सेम साइज में रहेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है ना, तो वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, डिमिनिश रहेगा। और अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहेगा तो हाईली डिमिनिश, तो ये होगा मैग्नीफाइड बड़ा, तो जो ऑब्जेक्ट जितना सामने इमेज जितना उतना बड़ा मिलेगा। And बस next. When an object is placed in front of a concave mirror of focal length f, f पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रखा, f पे इमेज बनेगा इंफिनिटी, इंफिनिटी बनेगा भाई। क्या पूछ रहा है, what will be the object of the dist, ओके दूसरा कुछ पूछा गया इसमें। When an object is placed in front of a concave mirror of focal length f, an image is, अच्छा इमेज जो है सेम साइज है, सेम साइज का इमेज एक ही, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तभी सेम साइज का इमेज बनेगा, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का आधा होता है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, फोकल लेंथ हमेशा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू एफ हो जाएगा, 2 से 4 2 एफ। स्फेरिकल मिरर टाइम, अच्छा हम तो 11 तक रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें कंटिन्यू होगा, ठीक है, बाय, ठीक है।